हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दीपावली। आप सभी को, आपके परिवार को आज की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और गणेश आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें। इसी शुभकामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। TGT4 कॉमर्स टॉपिक लेखांकन अकाउंटिंग, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो लेखांकन के बेसिक से संबंधित हैं और अधिकांश एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं लूकस पेसियोली। दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया 1494 में। दोहरा लेखा प्रणाली के विभाग माने जाते हैं 3। दोहरा लेखा प्रणाली 3 विभागों में बांटी जाती है। पूंजी खाते की प्रकृति है, तो पूंजी खाते की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक। जो व्यक्तिगत खाते होते हैं वो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से खोले जाते हैं, जबकि वास्तविक खाते किसी संपत्ति के नाम से खोले जाते हैं। और आय तथा व्यय से संबंधित खाते अवास्तविक खाते या नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहाँ के निवासी थे? तो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकस पेसियोली इटली के निवासी थे। लूकस पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक का नाम डी कंप्यूस्ड स्क्रिप्ट्स के नाम से जानी जाती है। लूकस पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? एच ओल्ड कैसिल ने। एक व्यापारिक संस्था द्वारा लेखांकन का कौन सा स्वरूप अपनाया जाता है? एक व्यापारिक संस्था द्वारा लेखांकन का वित्तीय लेखांकन का स्वरूप अपनाया जाता है, जिसके माध्यम से लेन देनों का लेखा किया जाता है और उन्हें अलग अलग खातों में वर्गीकृत करके लिखा जाता है और अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक द्वारा वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए अपनाया जाता है। वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए हम कौन से लेखांकन का प्रयोग करते हैं? तो लागत ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो वित्तीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अंग लागत लेखांकन है, क्योंकि लागत लेखांकन के बाद ही वित्तीय लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। भावी योजनाओं के निर्माण में सहायक है। भविष्य की योजनाओं को बनाने में कौन सा लेखांकन सहायक है? तो प्रबंधकीय लेखांकन सहायक है, क्योंकि प्रबंधकीय कार्यों में ही हम योजनाएं बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं, उन्हें लागू करते हैं। तो भावी योजनाओं के निर्माण में प्रबंधकीय लेखांकन सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू कार्य की लागत किसमें ज्ञात की जाती है? तो चालू कार्य की लागत लागत लेखांकन में ज्ञात की जाती है। सामाजिक लेखांकन का अन्य नाम क्या है? सामाजिक लेखांकन को राष्ट्रीय आय लेखांकन के नाम से जाना जाता है। वह लेखांकन जिसमें एक देश की आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध व उचित ढंग से लेखा किया जाता है कहलाता है सामाजिक लेखांकन। जिसमें एक देश की आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध रूप से उचित ढंग से लेखा किया जाता है वो सामाजिक लेखांकन कहलाता है। परिमाणों से संबंधित अर्थात मात्रात्मक लेखांकन का कार्य किया जाता है। परिमाणों से संबंधित परिमाणिक लेखांकन में इसका लेखा जोखा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखे वित्तीय लेखों के पूरक अथवा उनके सहायक होते हैं, यह कथन किसका है?
तो प्रोफेसर डिक्सी के अनुसार यह बताया गया था कि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक अभिन्न भाग है। वो इनके पूरक होते हैं जो इनके उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें पूरा करने में सहायक भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन के पूरक हैं और उनके उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। लेखांकन विवरण होते हैं। लेखांकन विवरण किस प्रकार के होते हैं? मौद्रिक होते हैं। मुद्रा से संबंधित लेन देन लेखांकन विवरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यवहारों का लेखा किया जाता है। पूंजीगत व्यवहारों का लेखा आर्थिक चिट्ठे में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की मान्यताएं हैं। तो लेखांकन की मान्यताएं 3 प्रकार से लेखांकन को मापा जाता है, विनिमय के आधार पर, अवधि के आधार पर और उसकी माप के आधार पर। तो विनिमय, अवधि और माप की इकाई तीनों ही लेखांकन की मान्यताएं कही जाती हैं। लेखांकन की परंपराएं हैं, एक रूपता की परंपरा, अवधि परंपरा, मुद्रा संबंधी परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय का स्वामी व्यापार का लेनदार माना जाता है, किस अवधारणा के अनुसार? व्यापार का स्वामी व्यापार का लेनदार, इसका मतलब व्यापार का स्वामी जो व्यापार में पूंजी लगाता है वह एक लेनदार के रूप में पूंजी लगाता है, ना कि व्यापार के स्वामी के रूप में। तो व्यापार और व्यापार के स्वामी का अलग अलग अस्तित्व होता है, इसलिए इसे कहते हैं पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार। पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार बताया गया है कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अस्तित्व अलग अलग होते हैं, इसलिए उसके द्वारा लगाई गई पूंजी एक लेनदार के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त संभावित हानियों एवं जोखिमों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, किस अवधारणा के अनुसार बताया गया है? यह हमारी एक प्राचीन अवधारणा है जिसके अनुसार बताया गया है कि जिन हानियों की, जिन जोखिमों की पहले से संभावना है उसकी व्यवस्था हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। इसलिए प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन अवधारणाओं को, विचारधाराओं को रूढ़िवादिता की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। व्यापार का प्रत्येक लेन देन 2 खातों को प्रभावित करता है, यह अवधारणा है। 2 खातों को, 2 लेन देनों को प्रभावित करता है, तो वह कौन सा है? दोहरे संयोग की अवधारणा। दोहरे संयोग की अवधारणा में बताया गया है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का प्रभाव 2 पक्षों पर पड़ता है, जिसमें पहले पक्ष को ऋणी और दूसरे पक्ष को धनी किया जाता है। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व अवधारणा है। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक लेन देन का लेखा 2 पक्षों में किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट पक्ष में। तो संपत्ति पक्ष जो हमारा है वह एक पक्ष को इंडिकेट करता है, जबकि पूंजी प्लस दायित्व वह दूसरे पक्ष को इंडिकेट करता है। इसलिए दोहरे संयोग की अवधारणा दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय अंत तक एवं निरंतर चलता रहेगा, किस अवधारणा के अनुसार? व्यवसाय अंत तक और निरंतर चलता रहेगा, वह व्यवसाय की चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार बताया गया है। पुस्तपालन का अर्थ है, पुस्तपालन, पुस्तपालन का अर्थ है व्यापारिक लेन देनों को हिसाब की पुस्तकों में रखना। जो व्यापार में लेन देन किए जाते हैं उन्हें हिसाब की पुस्तकों में विधि पूर्वक लिखना ही पुस्तपालन कहलाता है। पुस्तपालन का प्रमुख कार्य क्या है? व्यापारिक लेन देनों को छांटकर उनका लेखा पुस्तकों में करना ही पुस्तपालन का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा क्रम में शामिल नहीं किया जाता है। लेखा क्रम में किसको शामिल नहीं किया जाता है? निर्मित माल की लागत को शामिल नहीं किया जाता है। बुक कीपिंग वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा टिका हुआ है। बुक कीपिंग पुस्तपालन वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा टिका हुआ है। यह कथन किसका है?
प्रोफेसर बीजी बिक्री का। प्रोफेसर बीजी बिक्री ने कहा है कि पुस्तपालन उस नींव के समान है जिस पर पूरा भवन तैयार किया जाता है, पूरा व्यापार उस पर टिका होता है। हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित सीमा के अनुसार लेखा करने की विधि है पुस्तपालन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और एक बार फिर राहुल कॉमर्स एजुकेशन चैनल की ओर से आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।